प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया जब मजदूरों के नाम पर छुट्टी मना रही है, मेहनतकश आज भी अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए दिन भर काम करता रहा। मजदूरों के नाम पर मनाए जाने वाले इस आलमी दिन पर पाकिस्तान में भी हुकूमत और अपोजिशन और सियासी जमातों ने तकारीब का इनेकाद किया। अपोजिशन ने लाहौर और रावलपिंडी में रैलियां भी निकाली, जलसे जुलूस भी हुए और मजदूर के हुकूक के नाम पर आज सारा दिन सियासत का भी खूब चलन रहा। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी में पिसते मेहनतकश के लिए कहीं कोई मिनी रिलीफ पेश ना हुआ। हाँ, सियासत के इस चलन में मगर आज भी यही जंग जारी रही कि कौमी बजट ये हुकूमत पेश करेगी या इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत। मीडियम हुकूमत का कहना है कि 4 या 5 जून को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ही बजट पेश करेंगे, मगर अपोजिशन इस बात पर मुसर है कि 14 मई से पहले पहले हुकूमत तहलील हो जाए। एक ही दिन इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक तो हैं, मगर ये दिन किस महीने का होना चाहिए, इस पर ताहाल इत्तेफाक पैदा होता दिखाई नहीं दे रहा। मुज़ाकरात की इब्तदाई 2 बैठकों के बाद अब तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त कल होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल की मुज़ाकराती मीटिंग से हतमी जवाब की मुतमन्नी है। पीटीआई हुकूमत मुज़ाकराती टीम की तरफ से हतमी जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहती है ताकि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने में आसानी हो। इन हालात में मगर हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल संजीदा दिखाई नहीं दे रही। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान ने मुज़ाकराती अमल में हुकूमत की गैर संजीदगी को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नाजायज़ तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी जड़ा भी चाल आना है लाल है, कल गिला ना रह जाए कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। वज़ीर दिफा की तरह वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने भी मुज़ाकरात को शुगल करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते। कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। इस कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये किसी की ख्वाहिश पे पंचायत अगर लगेगी तो यकीनन ये कामयाब नहीं होगी। हुकूमत की मुज़ाकरात को नाकाम करने की एक और कोशिश, पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी और चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ अपनी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हुकूमत की यह गैर संजीदगी बता रही है कि मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है। हुकूमत की इस गैर संजीदगी के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी शदीद है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है। इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, परवेज़ इलाही के घर पे हमले हो रहे हैं, अली अमीन की तमाम ज़मानतें होने के बावजूद उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। कल रात को इस्लामाबाद के वर्कर्स के घरों पर छापे डाले जा रहे थे। ये सारी बातें उनकी तो नहीं होती हैं जो संजीदा होती हैं। मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है अगर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो तहरीक इंसाफ तारीखी लॉन्ग मार्च करेगी। अगले 13 दिन बहुत अहम हैं। हालात पता दे रहे हैं कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जारहाना सियासत के जवाब में आज मरियम नवाज साहिबा इल्जाम दे रही थी कि साबिक जजेस इमरान खान को दोबारा इक्तदार में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जनरल बाजवा साहब, जिसको आप मीर जाफर कहते थे, जानवर कहते थे, उसके कहने पर आपने असेंबली क्यों तोड़ी? प्लान आगे तक था कि तुम असेंबली तोड़ो, ये 3 मेंबर बेंच तुम्हें इलेक्शन देगा। वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का उसने पीछे से बैठ के भी जोर लगाया हुआ है। ये जो गैंग है जिसका सरबराह इमरान खान है, चाहे वो साकिब निसार हो या वो जनरल फैज हो, इन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मेरा मुल्क, आपका मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। चोर का बेटा चोर। इक्तदार में आने और इक्तदार में रहने की इस सियासत में मगर आज यौम मजदूर पर मेहनत कशों को तमाम सियासी जमातों का सलाम हो कि मजदूर जिंदा रहेगा तो इनकी सियासत जिंदा रहेगी।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुज़ाकरात और इंतखाबी मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, आइंदा कल अमल क्या होगा, इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ साहब यानी हुकूमती जमातों के मुख्तलिफ अरकान के बयानात आपके सामने हैं। अब परवेज़ लाई के घर पर छापे के बाद आपकी क़यादत की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात और एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है। इस सारी सूरत हाल में कल मुज़ाकरात से कोई उम्मीद अफसा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर आपने लॉन्ग मार्च का अपनी फैसला कर लिया? नहीं, हम तो कल जाने का इरादा रखते हैं और ये तो पुराना मसला है। पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं उनके व्यूज एक जैसे नहीं हैं और ना सिर्फ ये बल्कि पीएमएल-एन के अंदर भी मुख्तलिफ आवाजें उठती हैं। जो आपने चंद नाम लिए हैं वो ख्वाजा साद रफीक का कुछ और व्यू है, शायद खाकान अब्बासी का कुछ और व्यू है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिमा पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम तो इनको जारी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के जो बेशुमार मसाइल हैं, इक्तसादी मसाइल हैं जिसमें IMF और आपके जो फ्रेंड मल्टीलैटरल डेटर्स हैं और बायलैटरल मुल्क हैं, वो सब इस इंतजार में हैं कि कुछ सियासी इस्तेकाम पैदा हो, कोई पॉलिसी क्लैरिटी आए। सिक्योरिटी के मसले बढ़ते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है पाकिस्तान में और हम समझते हैं कि ये मुज़ाकरात के जरिए अगर हम एक तारीख मुकर्रर कर लें पूरे मुल्क में यकजा एक टाइम पे इलेक्शंस की, तो उससे ओवरऑल मुल्क में बेहतरी आएगी। तो मुल्क के जो प्रायोरिटीज हैं, मुल्क के जो इंटरेस्ट में, उसके मद्देनजर रखते हैं हम तो ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। अच्छा हुमायूं साहब, ये बहुत खुशाइन बात है कि परवेज़ लाई साहब के घर पर भी छापा हुआ, आपके कारकुनान की गिरफ्तारी भी हुई, उसके बावजूद पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन अब हुकूमत एक जानिब ये बज़द है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि खान साहब का आज भी ये बयान है कि अगर 14 मई से पहले आप असम्बली तहलील कर देते हैं और फिर बजट का मामला भी है कि हुकूमत ये चाह रही है ज़ाहिर है कि बजट वो पेश करें, आप ये चाह रहे हैं कि जो हुकूमत आएगी फिर वो बजट पेश कर दे। अब इस डेडलॉक की सूरत हाल में मुज़ाकरात की सिग्निफिकेंस क्या होगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी? आप कुछ लचक दिखाएंगे अपने मुतालबे में? मुज़ाकरात सारी दुनिया में जी दोनों साइडों में गिव एंड टेक होती है। अब आप खुद सोचिए कि हम एक तो मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं, दूसरा हमारा कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुख्तलिफ टाइम्स पे इलेक्शन हो। हमने तो पिछले दिसंबर जब पहली दफा ये नुक्ता उठाया और जो हमारे दो चीफ मिनिस्टर्स इमरान खान साहब के साथ बैठे थे, हमने एक हफ्ते का मौका दिया था। उसके बाद जनवरी में जब ये दो सूबाई हुकूमतें हमने डिसॉल्व की तो अगर पीडीएम को एक टाइम पे इलेक्शन चाहिए थे तो बॉल उनके कोर्ट में था। वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते और बाकी दो सूबों की असेंबली डिसॉल्व करते और इलेक्शन एक टाइम पे हो सकते थे। हमारे लिए ये कभी इशू नहीं रहा। हम बिल्कुल, हालांकि ये बिल्कुल आईनी बात है, गैर आईनी बात नहीं है, लेकिन हमारी ये कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि हम पंजाब में और केपीके में किसी किस्म की एडवांटेज हासिल कर ले। तो हमने उसमें लचक दिखाई है। हम अब जून जुलाई की बात कर रहे हैं, जून की बात कर रहे हैं, तो लचक तो दोनों तरफ से आनी चाहिए ना जी। उधर तो शुरू में वो कहते रहे हैं, अभी भी कल एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी बंदूक की नोक पे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपसे कौन कह रहा है बंदूक की नोक पे करें? आप जरा मुल्क का भी सोचिए। आपने तो जो मुल्क के साथ किया है वो सबके सामने है।
और सबसे ज्यादा आवाम के सामने है। आप कभी आवाजें उठती हैं कि अक्टूबर से आगे भी बात जा सकती है। किस तरह जा सकती है अक्टूबर से आगे? आप समझते हैं कि आजकल के हालात में अक्टूबर से आगे आप सोच भी सकते हैं? हाँ, आप भी लचक दिखाइए, आप लचक दिखाइए, हमने लचक दिखाई है और कोई बंदूक की नोक पे मुज़ाकरात में नहीं बैठा हुआ। यानी अगर आप लचक दिखाइए मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर लचक। बिल्कुल दुरुस्त करें। अगर पीटीआई लचक दिखाकर 14 मई से आगे की तरफ जा रही है, अगर एक तारीख मिल जाती है इलेक्शन पर, तो फिर आपकी जानिब से ये भी लचक दिखाई जाएगी कि बजट फिर मौजूदा हुकूमत को देने दिया जाए, या फिर आपका मुतालबा यही है कि कुछ भी हो लेकिन बजट से पहले असम्बलियां तहलील हो जाए, फिर एक दिन इंतखाबात की तारीख मिले? देखिए, बजट हम चाह रहे हैं कि जो नया बजट आए वो एक टेम्पररी बजट, गालिबन केयर टेकर्स स्टॉप कैप बजट ला सकते हैं और नया बजट आए। अब देखिए, अब एक नया बजट आ जाएगा, पूरा फिस्कल ईयर जो है 2023 का, वो एक हुकूमत जो चंद दिनों में जा रही है उसने बजट पेश किया होगा। आप खुद सोचिए। तो हमारा एक जायज मुतालबा है कि नया बजट जो है, जो पूरे अगले एक फिस्कल ईयर का, एक साल का बजट है, वो जो नए मैंडेट लेके जो भी हुकूमत आए वो आके वो बजट बनाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि IMF के अभी अगर अब तो 9th रिव्यू भी मुकम्मल नहीं हुआ, इस मौजूदा प्रोग्राम का 10th 11th रिव्यू है। तो बजट अगर PDM चाहती भी है कि वो बजट ले आए और वो इलेक्शन बजट ले आए और वो पैसे की बंदरबांट शुरू कर दें, वो नहीं हो सकेगा IMF प्रोग्राम के नीचे रहते हुए, वो मुश्किल होगा। तो ये बात उनको भी सोचनी चाहिए। आपको खदशा ये कि PDM अपने सियासी फायदे के लिए ऐसा बजट ला सकती है जिसमें पैसों की बंदरबाट की जाए बगैर ये सोचे समझे कि अगले फिस्कल ईयर में बजट को मैनेज कैसे करना है, और ताकि अगर अगली लेट्स सपोज आपकी गवर्नमेंट है तो फिर आपके लिए माशी मुश्किलात पैदा हो? नहीं, आप खुद सोचिए, उनका क्यों इतना इसरार है कि वो बजट लें? क्योंकि वो जाने से पहले दे देंगे बजट, वो IMF मानती नहीं मानती, वो तो कहते फिरेंगे ना कि हमने तो दिया था, ये IMF ने नहीं माना। तो बहुत ही वो गैर संजीदा चीज होगी अगर आप मुल्क के नजरिए से सोचें। उनकी तो यही ख्वाहिश है। तो हमारा ये कहना है कि, लेकिन इस पे ऑब्वियसली इस वक्त हमारी ये पोजीशन है जो कि मैं समझता हूँ लॉजिकल पोजीशन है, और मैं समझता हूँ कि PDM को भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो कोई ऐसा इलेक्शन ईयर बजट ला सकेंगे, क्योंकि वो अभी भी IMF प्रोग्राम के नीचे होंगे और 10th और 11th रिव्यू होना है। मुज़ाकरात में क्या, एक बतौर सीनियर सियासतदान, क्या आपको ये नहीं लगता कि दोनों फरीकैन सिर्फ इंतखाबात की एक तारीख पर शायद बात करें? इंतखाबात अगर तारीख ले लेते हैं और इंतखाबात के बाद क्या सारे मामला होंगे, इस पर किसी की संजीदगी नहीं है। क्योंकि अगर इंतखाबात लेट सपोज आप तारीख ले लेते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन और इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ये इंतखाबात होंगे, क्या PTI नताइज को तस्लीम करेगी उन तमाम तर बयानात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो आप कह चुके हैं? मरदमशुमारी पर इवन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को एतराज़ात हैं, आपकी जमात को भी एतराज़ात हैं। इस सारे नामुकम्मल प्रोसेस में इंतखाबात की अहमियत क्या होगी फिर? मरदमशुमारी तो आपने अभी देख लिया कि PDM के अंदर जो मसले खड़े हो रहे हैं कराची में और शहरों में। हमारा तो हमेशा से ये व्यू था कि अव्वल तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि मरदमशुमारी हो, फिर डिलिमिटेशन हो और उसके बाद इलेक्शन हो। बहुत से इलेक्शन पाकिस्तान में पुरानी मरदमशुमारियों पे हुए और अब आपने देख लिया है ये मरदमशुमारी। देखिए 2017 की जो मरदमशुमारी थी, साल लगे। 2018 का इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सका था। ये मरदमशुमारी पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। देखिए इस वक्त क्योंकि जो 2018 के इलेक्शन है वो मैंडेट अब खत्म हो रहा है। 2 असेंबलियां जनवरी में डिसॉल्व की जा चुकी हैं। इस वक्त इसी वजह से इलेक्शन एक बड़ा रेलेवेंट इशू है। ना सिर्फ विदिन 90 डेज पंजाब KP के इलेक्शन ड्यू है, बल्कि वैसे भी जो मैंडेट है पूरे पाकिस्तान में नेशनल और बाकी 2 सूबों का वो खत्म होने पे है। और उस वक्त जी हमें इलेक्शन चाहिए और मुल्क बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है, सबके सामने वो मसाइल है। मैं नहीं समझता कि 75 साल तारीख में या इवन हमारा जब
मुल्क 2 टुकड़े हो गया 71 में, तब भी ऐसी सूरत हाल थी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन के जरिए दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा। दुनिया में जब जो बैरूनी ताकतें हैं हमसे बात करेंगी, या जो हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या बायलैटरल जो हमारे फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं, वो एक पॉलिसी वाजे हो जाएगी, एक नए मैंडेट के साथ हुकूमत आएगी, वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। तो हुमायूं साहब, फिर इंतखाबात की अगर एक तारीख या किसी एक मंतकी नतीजे पर पहुंच जाते हैं मुज़ाकरात में, तो हमने माजी में भी अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात में देखा है कि जो पार्टी की फिर सीनियर तरीन क़यादत लीडरशिप लेवल पे जो अफसरान मौजूद हैं वो बैठते हैं, दस्तखत करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर किसी मंतकी हल तक पहुँचते हैं, क्या इमरान खान PDM जमातों के जो रहनुमा उनके साथ बैठेंगे हतमी बातचीत के लिए? देखिए, ये जो आजकल की जितनी सीरियस मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ऑब्वियसली इमरान खान अगर नहीं भी बैठते तो जिसको भी वो ऑथराइज करेंगे वो जाके साइन करेगा। आपने मेरे से सवाल पूछा कि जो नतायज होंगे इलेक्शन के वो तस्लीम किए जाएंगे। मुझे जरा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इफ आई मे, 1988 के बाद जितने इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, जितने इलेक्शन हुए, मुझे एक ऑपोजिशन बताइए जिसने वो नताइज तस्लीम किए हुए? एक भी नहीं। ये तो अभी हमने 2018 में एक बज़ वर्ड आ गया कि हाइब्रिड रिजीम और ये रिजीम और वो रिजीम, वरना मुझे तो इस सारी तारीख में एक नतीजा नहीं तस्लीम किया। हाँ, अगर ये अगले इंतखाबात एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर होते हैं और दुनिया आके कहती है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर था और हमें भी महसूस होता है, तो हाँ बिल्कुल हर किसी को ये नताइज तस्लीम करने चाहिए फिर। लेकिन हुमायूं साहब, आप बेहतर समझते हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन या जो भी जमात इंतखाबात हारती है वो नताइज तस्लीम नहीं करती। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके अपोजिशन में बैठने को तस्लीम करना, या नताइज को बिल्कुल ना मानकर सड़कों पर निकल कर तहरीक चलाना और कहना कि जी हुकूमत गिर जाए, फ्रेश मैंडेट या दोबारा इंतखाबात चाहिए, ज़ाहिर इसमें भी फ़र्क होगा। क्या इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस सेटअप के अंडर होने वाले इंतखाबात को आप तस्लीम करेंगे? क्या आप समझते हैं ये साफ शफाफ होंगे? अभी देखिए कि तय क्या पाता है इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में, क्या तय पाता है। देखिए, अगर तो इंतखाबात इस नौयत के हों, इतनी धांधली हो जो कि 1977 में हुई थी, तो वो अवाम को भी पता चल जाता है कि बड़ी ज्यादती हो गई है और उस सूरत में अवाम बाहर निकलती है। लेकिन जनरली जब हमने देखा कि 88 के बाद कोई ऐसे इंतखाबात नहीं हुए, हालांकि जो अपोजिशन थी उसने कोई नतीजा तस्लीम नहीं किया, लेकिन अवाम बाहर नहीं निकली। अवाम बाहर निकलती है। 1977 एक अच्छी मिसाल है। सो अभी अगर अवाम ये समझेगी कि वाज़े धांधली हुई है और दिन दहाड़े धांधली हुई है, तो उसमें अवाम ऑब्वियसली फिर वो बाहर निकलेगी और उस पर प्रोटेस्ट करेगी। अच्छा हुमायूं साहब, क्या ये मुज़ाकरात खालिस्तन अदलिया के ही कहने पर हो रहे हैं? क्योंकि आपने भी जैसे जिक्र किया कि एहसन इकबाल साहब का बयान भी था, मियां जावेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं कि किसी डंडे के जोर पर या बंदूक की नशिस्त पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बातें नहीं मनवाई जा सकती। क्या अब आप क्या समझ सकते हैं कि उनका इशारा अदलिया की डिक्टेशन की तरफ था या फिर दीगर ताकतें हैं जो सबको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना चाह रही हैं? ये मेरे इल्म में तो इस तरह की बात नहीं है। मैं तो जो ताकतें आइन में लिखी हुई हैं उन्हीं की तवज्जो दे रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि बंदूक की नोक किस तरफ से आ रही है पीडीएम के पास। हमारे पास तो बंदूक है ही नहीं, तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा हुमायूं साहब, फिर आपकी तरफ से क्या कोई कल के बाद कोई डेडलाइन दी जाएगी जब तक मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा निकले और फिर आप अपनी अगले लाहेमल या लॉन्ग मार्च किसी तहरीक का ऐलान करें? देखिए, कबल अज़ वक्त प्रीमेच्योर होगा कि मैं अभी स्पेकुलेट करूं कि अगर एक चीज कामयाब ना हुई तो हम क्या करेंगे। हम नेकनियती से और सीरियसली जितने संजीदा मसाइल हैं मुल्क के, हम बातचीत कर रहे हैं और हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि वो कामयाब होगी और मुल्क किसी हल की तरफ चलना शुरू होगा।
अच्छा हुमायूं साहब, मुज़ाकरात के साथ साथ पंजाब में टिकट्स की तकसीम का भी एक मामला है और उस पर भी कुछ रिसेंट ऑडियो लीक्स के बाद सवालात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी मामलात आपके सामने हैं। अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक के बाद अब ये तासुर भी जा रहा है कि जो टिकट्स हैं PTI में जो तकसीम किए जा रहे हैं या फिर उससे पहले जो ऑडियो लीक्स थी उनमें मुबैना तौर पर यह तासुर सामने आया था कि पैसों के एवज टिकट्स जो हैं वो बेची जा रही हैं। क्या ये मयार है PTI में कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए दें, कुछ कीमत लगाएं और टिकट तकसीम कर दें? देखिए जी, आजकल ये जो ऑडियो है ना जी, ये सोशल मीडिया से आप किसी की आवाज पिक करें और $5 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग एप्स मिलती हैं और उसके पीछे आप जो मर्जी कहना चाहें कह दें। तो ये ऑडियो लीक्स जिधर से भी आ रही हैं, जिसकी भी आ रही हैं, ये ना तो पाकिस्तान की कोई अदालत एज एविडेंस तस्लीम करती है और ना ही इस पे किसी किस्म की तवज्जो देनी चाहिए और ना ही मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूंगा जो एक पर्टिकुलर ऑडियो लीक की आप जिक्र कर रहे हैं। अपडेट ये थी कि साकिब निसार साहब ने ये तस्लीम किया था कि आवाज उनके बेटे की है, लेकिन डेफिनेटली वो ये कह रहे थे कि एडिटेड है। लेकिन जो मज़कूरा MPA जिनका जिक्र है, जिनको टिकट मिली है MPA की, उनके वालिद ने तस्दीक की है कि साकिब निसार साहब की सिफारिश पे ही उनको टिकट मिली है। तो कहीं ना कहीं फिर उनका अमल दखल है इस चीज में? देखिए, साकिब निसार साहब की सिफारिश जरूर होगी, लेकिन जो आगे इल्जामात लग रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, इस वक्त इतना आसान है ये ऑडियो लीक्स कि आप एक आवाज सोशल मीडिया से किसी की उठाएं। दुनिया के हर किस्म का फोरम है और उसमें एक आजकल एप्स मिलती हैं जिसको वॉइस क्लोनिंग ऐप कहते हैं, सरेआम मिलती हैं और उसमें आप जो मर्जी आवाज से जो मर्जी गुफ्तगू जो है वो पैदा कर सकते हैं। ये ऑडियो लीक्स बल्कि वीडियो लीक्स भी डीप फेक टेक्नोलॉजी के बाद कोई माने नहीं रखती। मुबैना ऑडियो लीक्स का इतनी इनकी सिग्निफिकेंस है कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इनका जिक्र हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये ऑडियो जो हमें ये कैसे बनती हैं, और दुनिया के टेक्नोलॉजी के सेंटर में बैठा हुआ है, या ये वीडियोस कैसे बनती है। अब मैं आपको जनरली बताऊं कि देखिए, हमारी पार्टी ने 297 टिकट्स अभी अवार्ड किए हैं और ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने काफी इंटरव्यूज खुद किए हैं, काफी, क्योंकि उनको पेशियां इतनी पड़ रही थी वो मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 300 के जो टिकट्स हैं उसमें जो इतराज़ात हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं। और ये जो इल्जामात हैं कि खरीदो फरोख्त, आपका क्या ख्याल है किसने खरीदो फरोख्त की? पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है या जो नीचे कोई लोग बैठे हुए हैं? ये इल्जामात हमेशा लगते हैं। ठीक है, खरीदो फरोख्त के इल्जामात तो चलो तहकीकात के बाद, ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी उस पर तहकीकात करेगी, लेकिन वो जो जिन्हें MPA का टिकट मिला है, अबू ज़र चदर, उनके वालिद साहब ने जो तस्दीक की है कि साकिब निसार साहब की सिफारिश पे मिला है, तो क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करके जो डिजर्विंग कारकुन है जिसने पार्टी के नजरिए के साथ खड़े होकर काम किया है उसको इग्नोर करके सिर्फ एक साबिक चीफ जस्टिस की सिफारिश पर टिकट देना, ये मेरिट कंसिडर हो सकता है? देखिए, दुनिया की कोई पार्टी बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब टिकट देती है तो वो ऐसे कैंडिडेट को देती है जो उसके ख्याल में, हो सकता है फैसला गलत हो हमारी पार्टी का, लेकिन जो उसके ख्याल में विनिंग टिकट हो। तो प्योर सिफारिश पे दुनिया की कोई पार्टी टिकट नहीं देती कि सिफारिश पे टिकट देके वो सीट हार जाए। सीट बहुत अहम चीज होती है, सीट पे हुकूमतें बनती हैं और ये किसी, हाँ, साकिब निसार साहब के वो खानदान दोस्त होगा, साकिब निसार साहब ने शायद बात भी कर दी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि टिकट किसी हकदार कोई और था और टिकट किसी और को मिल गया। अच्छा, टिकट्स की तकसीम में इसके साथ साथ एक और इतराज़ ये भी सामने आ रहा है कि खान साहब और आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव मौरूसियत के खिलाफ भी था। ज़ाहिर है आपकी पूरी सियासत की बुनियाद इस चीज़ पर खड़ी हुई है, लेकिन पंजाब में हमने टिकट्स पे देखा है, हमने मौरूसियत को का अमल दखल देखा है, मुख्तलिफ हल्कों में इस बात पर आपके कारकुनान ने एहतजाज भी किए हैं। अगर वोट खान साहब का है, पार्टी का आपका पूरा नैरेटिव यह है कि खान साहब के नाम को वोट पढ़ना, इलेक्टेबल्स को नहीं पढ़ना, तो फिर इलेक्टेबल्स की अभी भी सियासत क्यों की जा रही है पंजाब में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इस वक्त PTI का, जो खान साहब के नाम पे है, लेकिन बाकी सियासी पार्टियों की तरह PTI भी ये देखती है
कि ऐसा कैंडिडेट हो जो पार्टी में कबूल हो, मतलब यह कि पार्टी के मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं वो इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं और उन सब कारकुनान को इकट्ठा कर लिया जाए। कैंडिडेट में ये सलाहियत हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हो कि पार्टी का जितना भी वोट है वो घरों से निकाल के भुगताया जा सके घरों, वरना तो पार्टी का वोट घरों में रह जाएगा, उसको तो कास्ट होना चाहिए। और आखिरी चीज पार्टी ये भी देखती है कि कैंडिडेट की जनरल रेपुटेशन क्या है और कैंडिडेट पार्टी के अलावा वोटों में क्या इजाफा कर सकता है, वो कितने साल से उस इलाके में एक्टिव है, उसका उस इलाके में कितनी कदर की जाती है, कितनी पॉपुलैरिटी है, ये सारी चीजें देख के टिकट दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में अगर कोई ऐसा कारकुन या ऐसा कैंडिडेट जो ख्वाहिश रखता हो आपके टिकट लेने का, जो नज़रिए के साथ खड़ा हो, जिसने तहरीकों में सड़कों पर पुलिस से मार भी खाई हो, जुल्म भी रियासत का बर्दाश्त किया हो, वो इस बात पर इग्नोर हो जाए कि ऐसा लीडर जो लोगों को घरों से निकाल सके या जो एक बड़े ख़ानदान से सियासी ताल्लुक़ रखता हो, ये फिर जस्टिफाइड होगा? नहीं, ये चीज़ मेरा ख्याल में बाकी पार्टियों के निस्बत पीटीआई में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि पार्टी का जो कारकुन है उसने पार्टी के लिए क्या खिदमात और क्या कुर्बानियां दी हैं, इसको बहुत तवज्जो दी जाती है। तो कल फवाद चौधरी साहब भी जब खान साहब से मिलने जा रहे थे तो उनका भी आपके कारकुनों ने रास्ता रोका था और यही शिकायत की थी उन्होंने कि ग्राउंड पर हम मौजूद थे लेकिन टिकट हमें नहीं दिए गए थे। तो क्या फिर ऐसे कारकुनान की बातचीत को भी सुना जाएगा और क्या खान साहब से भी इनकी मुलाकात होगी? जमान पार्क में आपके कारकुन एहतजाज खान साहब एक तो रिव्यू प्रोसेस ऑलरेडी आपको मालूम होगा हुआ, हमारे पास दिन थोड़े थे लेकिन फिर भी हमने रिव्यू किया, सबको मौका दिया और 21 टिकट तब्दील भी किए गए। हमारी पार्टी में डेफिनेटली अगर हम किसी पॉइंट पे गलती पे हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई किया जाएगा और आगे अगर हमसे इस टिकट अवॉर्डिंग प्रोसेस में कोई खामियां रह गई हैं उसको दूर किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा, जिन कारकुनों ने हमारे लिए जद्दोजहद की है, कुर्बानियां दी हैं, सबसे उनको अवलीन तरजीह दी जाएगी। तो हुमायूं साहब, गलती को रेटिफाई करने में क्या मुशावरत होगी या सिर्फ इमरान खान साहब का फैसला ही हरफ आखिर होगा? क्योंकि हमने टिकट्स के बाद ये भी देखा था कि फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के तो खैर तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी सामने आ गए थे टिकट ना मिलने पर, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि लीडर मैं हूँ, मेरी बात मानी जाएगी, मुझे जिस बंदे की जहाँ ज़रूरत होगी मैं वो फैसला करूँगा। तो फिर मुशावरत किधर होगी? फिर उन लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा अगर हतमी फैसला सिर्फ एक शख्स का है? देखिए, इमरान खान साहब को इतनी बड़ी पार्टी चलानी है, इमरान खान साहब को इस जद्दोजहद को लीड करना है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं बेशुमार, उनके हर सेक्टर को देख रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम उनको कैसे दूर करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें मशावरत ही होती है, हर चीज में मशावरत होती है। लेकिन देखिए, पार्टी लीडर एक होता है, अगर पार्टी लीडर 10 आवाजें उठ जाए तो फिर तो आप पार्टी में कोई फैसला भी नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान साहब ने ये तो बिल्कुल सही कहा है कि बेइंतहा मुशावरत होती है पीटीआई में, लेकिन आखिर में इमरान खान साहब का फैसला होता है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, एक और चीज़ भी आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, वो चूंकि पहले हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे उससे मुंसलिक ही है वो चीज़। एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक ये नैरेटिव पेनिट्रेट करवाया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें पीटीआई की जानिब से शर्त ये रखी जा रही है कि जी हमारे केसेस वापस लिए जाएं, खान साहब पर भी जो केसेस हैं या दीगर आपकी क़यादत पर जो मुकदमात हैं, और फिर उनकी गवर्नमेंट की जानिब से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि जी हम जो किसी किस्म का अगर कोई माली या करप्शन का केस है वो वापस नहीं लेंगे, हाँ ये जो पकड़ धकड़ के जलसों में केसेस हैं ये शायद वापस हो जाएं। क्या इस किस्म की कोई शर्त पीटीआई की जानिब से रखी गई है किसी भी लेवल पे मुज़ाकरात में? ना हम एनआरओ देने के हक में है ना एनआरओ लेने के हक में है। ये 144 केस जो हैं, बहुत सी तकरीबन हर केस में इमरान खान साहब को बेल मिल चुकी है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इन केसेस को जब देखेगी तो इन केसेस में कोई सीरियसनेस नहीं है, तो हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारी सियासी सूरत हाल पर पीटीआई के मौक़िफ़ से मैं आगे करें। नाज़रीन, इसी सियासी सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इसी तमाम सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब वक्त देने के लिए। ये जो सारी डेवलपमेंट अभी मुज़ाकरात पर आपके सामने आई ओवर द वीकेंड, क्या आप समझते हैं कि सारी पेशरफ्त के बाद और ख़ासतौर पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के बयानात के बाद कल का दिन कोई सिग्निफिकेंट होगा मुज़ाकरात को लेकर? बहुत शुक्रिया। देखिए, इन मुज़ाकरात की जो कामयाबी की परसेंटेज थी वो तो पहले भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी, और ये मजबूरी के तहत मेरे ख्याल में ये सिलसिला शुरू किया गया, और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, मेरे ख्याल में उस तरह इसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किया गया है। अलबत्ता बयानात उस मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान के तो हौसला अफजा जरूर रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वॉइड इतना बड़ा है दोनों साइड्स के बीच में कि ये ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज होना, ये मुतालबात का एक दूसरे के करीब आना और किसी एक जगह पर कंसेंसस होना, ये लगभग नामुमकिन नजर आता है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसके लिए खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की या किसी ताकतवर हल्के की मदद ली जाती रही है, लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की कोई अमल दखल नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है इस तरह के मुज़ाकरात के अंदर। लिहाजा ये सियासी जमातों के मुज़ाकरात हैं, और लेकिन इनका गैप आपस में इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव हो पाएगी। और जो मेरे ख्याल में इस मुज़ाकरात के बाद जो वैसे भी मामलात हैं वो ज्यादा सावर हो जाएंगे, तलखी मजीद बढ़ जाएगी। तो आपको अंदाजा हो सकता है कि जो माहौल है वो क्या है। ऐसे माहौल के अंदर जब इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हों, जैसे जो परवेज इलाही साहब के घर पर हुई, तो मुज़ाकरात तो वैसे भी सबटाज हो जाते हैं। सारी तलखी में और इस सारी सूरत हाल में जो हतमी फैसला है, क्या फिर वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा या फिर सड़कों से आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जरूर किया, लेकिन क्योंकि ये सियासी नौयत का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिटिकल थिकेट के अंदर खुद को इन्वॉल्व करके बड़ा गदला कर लिया है, अपने इंप्रेशन को बड़ा गदला कर लिया है, लिहाजा वो अब खुद भी एक रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। ऑल्दो अगर वो कोई फैसला दे भी देते हैं इसके बाद भी कि हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा हम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं, या किसी को तौहीन अदालत का शो कॉज का नोटिस देना चाहते हैं, या और कोई सख्त बात कही जाती है, तो वो सियासी पैराए में ली जाएगी। और जब सियासी मामलात अदालतों के अंदर जाते हैं तो ना सिर्फ अदालत की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, अदालत के हुक्म की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज होती है, और जो एक डेटरेंस का एक सिंबल होती है कोई भी अदालत, और उसका जो फैसला है और जो उसकी फाइनलिटी होती है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। एग्जैक्टली यही हुआ है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ जो कि कुछ दिन पहले किया गया, जब सियासी जमातें ये कहती रहीं कि हमें सुना जाए, और जो डिफेंस कमेटी की रिपोर्ट है वो भी सामने आई, सब कुछ हुआ, फिर बाद में ब्रीफिंग भी दी गई। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक फैसला कर लिया है, लेकिन अब जो जितने भी उसके रिपरकशंस हैं उनके साथ वो इस वक्त तो खुद को बैटल आउट कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज के साथ लड़ना है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। पहले भी फैसला कर चुकी है और जिसके बाद ज़ाहिर है अब ये मुज़ाकरात हमारे सामने आ रहे हैं। इस सारे सूरत हाल में आज आप हवाला दे रहे हैं मरियम नवाज साहबा की तकरीर का, उनका जारहाना बयान और जो जजेस के बारे में उन्होंने बातचीत भी की, इसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक्स, फिर उनके बेटे की ऑडियो लीक्स, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट से ना हो, और अगर हो जाए तो फिर उसको इतना मुतनाज़ बना दिया जाए कि वो काबिल कबूल ही ना हो? देखिए, ये आपके सवाल के अंदर ही इसके दो एंगल्स निकलते हैं। जी हाँ, हुकूमत ने जितनी भी आईनी गुंजाइश है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अगर प्लेन रीडिंग में ली जाए तो इस बात पे तो कोई डिबेट नहीं है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील होगी तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे, लेकिन बहुत सारी मसाइल यहाँ पर ऐसे हैं जिन दलाइल के अंदर जिस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इवन हुकूमत की जानिब से, उनमें वजन है। अगर उन आर्ग्यूमेंट्स को मुकम्मल तौर पर सुना जाता और सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना जाता तो वो ऐसे नहीं है कि उनको महज बगैर सुने रद्द कर दिया जाए। अब क्योंकि ये मामला ऐसा बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उन्होंने एक सियासी मामले के अंदर खुद को इन्वॉल्व कर लिया है, तो जो नताइज होंगे उस फैसले के वो भी सियासी होंगे, सियासी तकारीर में होंगे। अब अगर इमरान खान साहब इस पर तहरीक चलाना चाहते हैं तो ये जहन में रखिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है वो सियासतदान नहीं होता। बदकिस्मती से पिछले 75 साल की आप तारीख देख लें, जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ होगी, साइड करेगी और किसी तहरीक के साथ उसके अंदर उसको
फ्यूल करेगी तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं या मामलात फेवरेबल हो सकते हैं उस पार्टी के लिए या उनके लिए। अगर वो नहीं है और वो एलिमेंट मौजूद नहीं है, वो मिसिंग है इंस्ट्रूमेंट, तो फिर वो एक तहरीक तो जरूर होगी लेकिन उसके नताइज खातिर खा हासिल नहीं होंगे, जो कि इमरान खान साहब को पिछले एक साल ऐलान या फिर एक तरह से इस धमकी से कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो तहरीक निकाली जाएगी, क्या आप ये समझते हैं कि इन तमाम तर ऐलानात से एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे मामले में लाना मकसूद है, जो आपके मुताबिक अभी नहीं है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट एज वी स्पीक आज के वक्त में तो इमरान खान साहब से बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी तरह के कोई मुज़ाकरात ना खुद करना चाहती है, ना ही उन मुज़ाकरात के अंदर हिस्सा बनना चाहती है, और ना ही एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब की जो उनकी जो सियासी माइट है उसको इतनी कोई लिफ्ट करवा रही है। इमरान खान साहब बेशक मुल्क में बहुत मकबूलियत रखते हैं, उन्होंने बाई इलेक्शन भी जीते हैं और ये ऐसे हकाइक हैं जिनको कोई मस्ख नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत ये भी है कि इमरान खान साहब ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो सियासत की है तो उन्होंने उसके अंदर मुबालगा आराई भी की है, उसके अंदर बदअहदी भी की है, उसके अंदर झूठ का एलिमेंट भी शुमार हुआ है, और उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी अपॉइंटमेंट से पहले एक कॉन्स्पिरेसी का भी वो बाकायदा तौर पर हिस्सा रहे। अब उसके ताने बाने इमरान खान साहब के घर से मिलते हैं और ताकतवर लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी, वो साजिश आज की एस्टैब्लिशमेंट के सामने है और उसकी कलई बहुत पहले खुल चुकी है। लेकिन अब जो कुछ हो चुका है, जो मौलाना फजल रहमान बयान कर रहे हैं, अब बतौर सरबराह पीडीएम वो बयान कर रहे हैं या बतौर सरबराह जेयूआई कि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट अभी भी पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, तो एस्टैब्लिशमेंट में भी तो अब एक और डिवीजन सामने आ गई है जो अभी भी फैसिलिटेट कर रही है। फिर किसी ने देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब का हुकूमत थी उसके आने से पहले 2016 के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया था, और साकिब निसार साहब का तो चले जैसा भी दौर रहा, मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के और बहसियत एक आम पाकिस्तानी के, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान में जो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बीज बोया गया वो बदबूदार दरख्त बन के निकला साकिब निसार साहब के वक्त, और फिर उनकी सियासी मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट और फिर जिस तरह से केसेस हुए, जिस तरह से मामलात चलाए गए, वो सबके सामने किसी से ढका छुपा नहीं है। बेशक इमरान खान साहब की को लाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए साकिब निसार साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को फारग करवाया, ये वो बातें हैं जो कि इनको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। और अब जो कि उनकी कुर्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बेशक ना माने, लेकिन ये बात हर एक को पता है कि इमरान खान साहब को लाने के लिए सिर्फ फौजी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि आला अदलिया से भी लोगों को अपने साथ में लाया गया, और उन्होंने ये सब कुछ किया और वो पार्ट एंड पार्सल थे इस पूरी गेम के। तो अब जाहिर बात है उनके जो ऑफशूट्स हैं वो रिमेनिंग होंगे किसी न किसी जगह पर, और अगर होंगे तो यकीनी तौर पर वो अपना काम भी कर रहे होंगे। सारी सूरत हाल में फिर अब तमाम फरीकैन जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सामने वो आइन की सैंक्टिटी और सुप्रीमेसी को रख रहे हैं, लेकिन आइन की 90 दिन की हद से तो अब सब बाहर निकल चुके हैं और बाहर ये लग रहा है कि सियासी जमातों को सामने रखकर ही आइन में कोई प्रोविजन निकाली जाएगी मुज़ाकरात के बाद से। कौन लचक दिखाएगा, कौन सियासी जमात इन तमाम स्टेक होल्डर्स में से ऐसी होगी जो ज्यादा कदम पीछे हटेगी, क्योंकि रिजिडिटी तो दोनों तरफ से नजर आ रही है। देखिए मुझे कम से कम फिलहाल कोई पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा एज वी स्पीक। आगे ओवरनाइट कुछ हो जाए तो उसके बारे में मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो जमीनी हकायक है और जो बहसियत एक सहाफी जो खबर भी है वो यही है कि फिलहाल तो कोई ना पीछे हटेगा और ना ही एस्टैब्लिशमेंट का दबाव होगा हुकूमत के ऊपर कि आप मुज़ाकरात करिए या उन्हें कामयाब करिए। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, और ये बात फैक्ट है कि हुकूमत ने अपने आप को इंसुलेट किया है, आईनी जो लेवरेज उनको मिली है उसमें उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और अगर हम ये कहें कि हुकूमत तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मामलात को आगे चला रही है तो बिल्कुल नहीं, हुकूमत भी इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और वो इलेक्शन इसलिए नहीं इस वक्त करवाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है और इमरान खान साहब बहुत बड़ी सियासी हकीकत है और वो जीत सकते हैं और बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो इस वक्त इंतखाबात करवाएं। वो एक इकट्ठे इंतखाबात चाहते हैं। करवाना कौन चाह रहा है, क्योंकि जब जुमे को आखिरी दौर हुआ था मुज़ाकरात का, जिसके बाद दोनों जानिब से जो मुज़ाकराती टीम के अरकान थे बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त की बातचीत हो रही थी और ये इतलात भी सामने आने शुरू हो गई थी कि मंगल को कोई ना कोई आइस ब्रेक हो जाएगी। लेकिन फिर हमने चौधरी परवेज लाई साहब के घर पर छापा देखा, जिसके बाद हमने तलखी दोबारा देखी। हुकूमत तो करा नहीं रही है छापा, ऑपोजिशन करा नहीं सकती, सबूताज कौन करना चाह रहा है सारे मामले को? देखिए परवेज लाई साहब ने जब असेंबलियां तहलील की पंजाब, जब असेंबली तहलील की पंजाब की, तो उससे पहले देखिए परवेज लाई साहब पहले भी ऑपोजिशन में रहे, बहुत अरसा रहे,
उन्होंने अपनी सियासत की, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के एसेट के तौर पर रहे। अब वो एस्टैब्लिशमेंट के एसेट एज वी स्पीक नहीं रहे। उन्होंने इमरान खान साहब की कुर्बत हासिल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ एक सियासत अपनाई है। अब जाहिर बात है, जब आप एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर चले जाते हैं तो पाकिस्तान की तारीख है कि आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब अगर वफाकी हुकूमत एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की किसी कार्रवाई को ऑन नहीं कर रही, ना ही पंजाब की निगरान हुकूमत ऑन कर रही है, तो फिर ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है, कौन करवा रहा है और परवेज इलाही साहब ने किसको नाराज किया है? मेरे ख्याल में ये इतने आसान सवाल हैं कि इनका जवाब तो गली में खड़ा हुआ एक बच्चा भी दे सकता है। मुझे और आपको तलाश करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर अगर इनका जवाब वही समझा जाए जो गली में खड़ा बच्चा दे सकता है, और फिर यह समझा जाए कि वो लोग मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हैं, और अगर इस सवाल का जवाब वही लोग हैं, तो फिर मुज़ाकरात को खराब करने की कोशिश फिर वहां से हो रही है। देखिए, मुज़ाकरात का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि परवेज इलाही साहब के घर अटैक हो गया और वहाँ उनको गिरफ्तारी के लिए कोई चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुज़ाकरात का, जैसे मैंने कहा, मेरे नज़दीक पहले भी कोई पोटेंशियल इतना था ही नहीं कि वो कामयाब हो सके। अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं तो आपको पहले भी कह रहा हूँ ना कि फ्रॉम द आउटसेट मुझे तो वो कामयाब होते हुए नजर आ भी नहीं रहे थे। हो जाएं तो वो मेरे और आपके लिए, कम से कम मेरे लिए, एक बहुत बड़ी खबर होगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेकिन मुझे तो आज भी, इस वक्त भी, कोई उनके कामयाबी का कोई ज्यादा उम्मीद नजर ही नहीं आती, क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं वो तो ये एक हुज्जत पूरी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई सियासी मामलात की, टाइम गेन किया जा रहा है, हुकूमत टाइम गेन कर रही है कि जी हम मामलात कर रहे हैं, कल हो सकता है फिर कहा जाए नहीं हम एक और राउंड पे जा रहे हैं, हमें मजीद 4 दिन दिए जाए। तो हुकूमत भी लेयर्स ऐड कर रही है, टाइम बढ़ा रही है। लेकिन तो बाकी अगर मैं कहूँ कि मार्च होता देख रहे हैं आप पीटीआई का? देखिए जी, लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च हो, हमारे मुल्क में, मैंने आपको पहले भी कहा, आप तारीख पढ़ लीजिए, जो तब्दीली है वो सादी प्रोटोनिक सियासी जो होती है, लॉन्ग मार्च उससे कभी नहीं आती। जब तक उसमें एस्टैब्लिशमेंट का तड़का ना लगे तो मतलूबा नताइज मुयस्सर नहीं होते। इमरान खान साहब ने 2014 के अंदर इस्लामाबाद में धरना दिया। उस वक्त पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की भरपूर सपोर्ट उन्हें हासिल थी। वो इस्लामाबाद गए, कैपिटल अंडर सीज किया, सब कुछ किया, सिलसिला चलता रहा। ठीक है, क्रंच मोमेंट पे ना वज़ीर आज़म गए और ना उस वक्त के आर्मी चीफ ने साथ दिया। रैली में भी खिताब में इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि हमें सितंबर में इलेक्शन की कोई तारीख कबूल नहीं है, 14 मई की तारीख हम मानते हैं। क्या उससे पहले पहले हुकूमत मानेगी फिर कौमी असम्बली और दीगर सूबों की असम्बली भी, 2 सूबों की असम्बली तहलील करने पर? नहीं, मुझे इसके बिल्कुल कोई चांसेस नजर नहीं आते। और मैं तो देखिए, यहाँ मसला ये है कि जब आप बहुत ज्यादा खुलकर बात करते हैं या सच बोल देते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं बहैसियत एक सहाफ़ी अपनी बात करता हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन इक़्तिदार में आए, कौन इक़्तिदार में ना आए, लेकिन एक खबर होती है बहैसियत सहाफ़ी के, जो मैंने पहले भी, आज से 4-5 महीने पहले भी दी, कि इमरान खान साहब जिस कोलिशन कोर्स पर जा रहे हैं, मकबूलियत एक एलिमेंट होता है, लेकिन कबूलियत सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। वो खुद को मकबूलियत तो दिलवा रहे हैं, लेकिन कबूलियत से दूर कर रहे हैं। अब ये वो प्रॉब्लम है जो कि इमरान खान साहब को इस वक्त दरपेश है। या तो वो ये मिथ तोड़ देंगे कि कबूलियत एग्जिस्ट ही नहीं करती और सिर्फ मकबूलियत है जिसकी वजह से कोई इक़्तिदार में आता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की तारीख ऐसी नहीं रही कि कोई मकबूल होकर भी कबूल हो जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मकबूल थी, जब वो इंतखाब, अपने वालिद की शहादत के बाद पाकिस्तान आई, वो इक़्तिदार में आई, मकबूल थी, लेकिन हुकूमत पूरी ना कर सकी। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारे काफी हैं। तो फिर मुनीफ फारूक साहब, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के नज़दीक अपनी जमात की हुकूमती जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी हैसियत क्या है? क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से बैठती है, बात करती है, तो तासुर ये मिलता है कि किसी हद तक लचक दिखाने को तैयार हैं। इमरान खान आज ये कहते हैं कि हम 14 मई की डेडलाइन दे रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करें, तो फिर खान साहब के नज़दीक अपनी जमात के भी रहनुमाओं की कोई अहमियत नहीं है और उनकी मुशावरत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना फर्क पड़ता है। इमरान खान साहब की पोजीशन अपनी जगह पर है और बात वही होगी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे अहम लफ्ज और कही हुई बात इमरान खान साहब की है, वही लीडर हैं, वही सबसे ज्यादा मकबूल है और वोटर कनेक्ट भी इमरान खान साहब का है। कोई क्या कहता है मुज़ाकराती टीम के अंदर बैठकर, कमेटी के अंदर बैठ के, ये मैटर नहीं करता। होगा वही जो कि इमरान खान साहब की पोजीशन होगी अपनी जमात के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इमरान खान साहब की पोजीशन होगी, किसी कमेटी के मेंबर की नहीं। ठीक है, और अब तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि 14 मई की डेडलाइन हुकूमत तो नहीं तस्लीम करेगी असम्बलियाँ तहलील करने के, तो ये मामला फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये है, अदालत ने रिपोर्ट ले ली है इलेक्शन कमीशन से कि फंड उन्हें नहीं मिले। अब अदालत प्रोसीड कर सकती है, किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट में कर लें, वो भी मामलात ले आए, जाहिर बात है वो चलेंगे तो फिर कोई ना कोई सियासी कैजुअल्टी तो इसकी बनेगा। वज़ीर आज़म बनते हैं, उनकी काबीना बनती है, क्योंकि पार्लियामान तो बन नहीं सकता, कौन बनेगा? क्या अदालत इसके अंदर मुकम्मल तौर पर आइन और कानून की पासदारी कर रही है?
बदकिस्मती से नहीं। क्या अदालत का कॉन्डक्ट एग्जेम्पलरी है? बदकिस्मती से नहीं। क्या अदालत के अंदर वो तमाम फेयरनेस और प्रोप्राइटी के असूल जिनको मुरतब किया गया है ओवर द ईयर्स, उनको अडॉप्ट किया गया? बिल्कुल भी नहीं। जब वहां पर सियासतदान तो करता ही सियासत है, लेकिन अगर अदालती मामलात के अंदर भी सियासत हो तो फिर आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो मुनीर फारूक साहब, बजट की अहमियत यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है? तमाम फरीकैन ये समझते हैं कि मुल्क माशी तौर पर मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। बजट भी हुकूमत कहती है हमने लाना है, पीटीआई चाह रही है कि ज़ाहिर ये बजट ना लेकर आएँ, जो इंतखाबात जीते हैं वो बजट लेकर आएँ, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर जो निगरान सेटअप है वो कोई बजट ले आए। क्या पीटीआई को डर है कि हुकूमत को ऐसी जादू की छड़ी चलाएगी, बजट में ऐसी पैसों की रेल पेल होगी कि रावी चैन ही चैन लिखेगा और 2/3 अक्सरियत नून लीग को या पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रावी चैन इस तरह लिख सकता है और हुकूमत के पास कोई मैजिक वॉन्ड है कि वो बजट के अंदर उसको हिलाएंगे और तमाम लोगों के मसाइल दूर हो जाएंगे और 6% पे ग्रोथ चली जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और जो बजट होगा वो भी बहुत बड़ा एक धमाका ही होगा। ठीक है, गरीब के लिए कोई, उसमें गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर होगा, जो कि कोई भी हुकूमत दे सकती है, लेकिन इतनी शायद कैपेसिटी और जो गुंजाइश है वो हुकूमत के पास है ही नहीं। आपके कौमी खजाने के अंदर इतना सरमाया है ही नहीं कि आप गरीब को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सके। लिहाजा ये मटेरियल है, हुकूमत टाइम गेन कर रही है, सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल कर रही है इस पूरे मामले को, और जो अगर एक सियासी जमात की उन्होंने इस्तेमाल किया है, आगे भी करने की कोशिश कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आइन और कानून की पासदारी कोई भी नहीं कर रहा, ना तहरीक इंसाफ, इसलिए क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता है कि हम आईनी पोजीशन पर तो खड़े हैं, लेकिन एक मसला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेज किया जाता है कि अगर पंजाब के अंदर कोई भी सियासी हुकूमत आ गई तो क्या वो पंजाब के नेशनल असेंबली के 144 हलकों के ऊपर इंतखाबात में अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल करेगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तो एक बाई इलेक्शन के ऊपर पता नहीं कितना फसाद पड़ जाता है। यहाँ तो बात हो रही है कि 144 हलके हैं। तो इस सूरत हाल में जो IMF का मुआहिदा भी हमें लटका हुआ नजर आ रहा है, क्या हुकूमत दानिस्ता ये चाह रही है कि IMF का ये मुआहिदा ना हो ताकि ये तौक उनके गले में ना पड़े? नहीं, मेरे नहीं ख्याल है हुकूमत चाह रही है IMF का मुआहिदा हो जाए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चीजें कनेक्टेड है और मैं नहीं समझता हुकूमत अफोर्ड कर सकती है IMF के मुआहिदे को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन करना। जो प्री रेक्विजिट्स थे हुकूमत ने काफी हद तक वो पूरे किए हैं, दोस्त ममालिक से एश्योरेंसेस भी ली हैं और कहा यह जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत के तो नुकसान में है जितना भी लेट किया जाए IMF का मुआहिदा, और जितना लेट हो गया है हुकूमत को तो उसका कोई सियासी फायदा। तो ये IMF एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो उसके बजट पर असरात होंगे। मैं मईशत को इतना ज्यादा तो नहीं समझता, मेरी मईशत मेरी आमदनी तक ही उसकी हद है, लिहाजा मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि वो कितना इम्पैक्ट होगा। बट हाँ, जाहिर बात है जब आपको एक ट्रांच मिलती है, उसका साइज इतना बड़ा ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी डोनर एजेंसीज हैं, माहिर जो मईशत है वो हमें तो यही बताते हैं कि जब IMF की आपको स्टैम्प मिल जाती है तो जो बाकी डोनर एजेंसीज हैं वो आपको बेहतर रेट करते हैं और आपको पैसे देने में या आपको ग्रांट्स देने में फिर रुकावटें जो है वो खत्म हो जाती है। तो मुनीब साहब, आपके सियासी तज्जिये में हुकूमत फिर इस बजट को लेके ऐसा क्या कर सकती है जिससे फिर वो अगले इंतखाबात जीत जाए? नहीं, मैं नहीं समझता हुकूमत कोई ऐसा कुछ भी कर सकती है जिससे वो बजट की वजह से इंतखाबात जीत जाए। नहीं, मुझे कम से कम ऐसा कुछ नहीं नजर आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सियासी सूरत हाल पे अपने तज्जिये से मैं आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।